पढ़ाई तो हो ही रही होगी, रोज मैं पूछता हूँ आपसे, आपके हालचाल लेता हूँ, लेकिन लगे रहिएगा। आज हम करने वाले हैं, पहला चैप्टर चल रहा था वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का चल रहा है। उसमें मैंने पढ़ा दिया था आपको परमाणु का क्वांटीकरणता आवेश पढ़ा दिया था, कूलाम का नियम पढ़ा दिया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर पढ़ा दिया था वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दो स्थितियों में आएगी, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। कल मैंने इसमें समझाया था, तो हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। अच्छी स्थिति में, इसमें लिख लो इंटेंसिटी। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। कौन सी पोजीशन में? एक्सियल पोजीशन। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें हम बना लेते हैं डायग्राम, प्रूफ करते हैं। प्रूफ ये ले लिया हमने माइनस क्यू, ये ले लिया हमने प्लस क्यू, इनके बीच में दे दी 2l, ये मान लिया a और ये मान लिया b, और इस बिंदु से थोड़ी दूरी पर हमने ले लिया अक्षीय स्थिति में बिंदु p। इसका मध्य बिंदु ले लिया हमने o, और इससे ये दूरी मान ली हमने r, यहाँ तक की, और ये 2l है तो l इधर हो गई और l इधर हो गई। कोई दिक्कत? अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इस बिंदु से निकालेंगे, इस आवेश के कारण निकालेंगे, तो इस बिंदु पे निकालनी है, तो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी लेंगे हम। तो ये वाली दूरी कितनी हमें पता ही नहीं, हमें पता कितनी, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की पता है। अगर यहाँ से यहाँ तक की में इतनी कम कर दें, ये वाली क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो इधर वाली मिल जाएगी। तो पूरी कितनी है r, उसमें से क्या कम कर दी जाए, यानी इतनी कितनी l, तो ये मिल जाएगी। अब यहाँ से निकालनी, इस आवेश के कारण निकालनी इसमें, तो इस आवेश से दूरी चाहिए हमें। तो इस आवेश से जब दूरी निकालनी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इतनी दूरी पता है और इतनी पता है, तो सीधी सी बात है, इतने में यानी इतने में इतना और जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगी पूरी r प्लस l। समझ में आ गया वो? चलिए पहले इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। माना चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी, यहाँ पे दिया था ये,
वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ब्रैकेट में तुरंत लिख दो P बराबर Q इंटू 2L, सबसे बढ़िया वैद्युत द्विध्रुव है जो कि निर्वात या वायु में रखा है, जो कि निर्वात या वायु में रखा है, निर्वात या वायु में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से, ये वाले मध्य बिंदु O से, ये बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, ये R दूरी पर एक बिंदु क्या है, ये O से R दूरी पर एक R दूरी पर अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु, स्थिति में एक बिंदु P, एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। माना चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी, यहां से लेके यहां तक क्या है, ए बी, जो कि निर्वात या वायु में रखा है। इसके मध्य बिंदु क्या है, वो है, O से R दूरी पर स्थित बिंदु क्या है, P, जो कि अक्षीय स्थिति में, जहां में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मेरे साथ बोलोगे तो आपको याद हो जाए। माना चित्र में वैद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात या वायु में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। कौन सी स्थिति में, अक्षीय, मतलब सेम एक्सिस, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु क्या है, R दूरी पर P है, जहां में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इस आवेश के कारण निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण, यहाँ पर फिर टोटल निकालेंगे। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, हमें निकालने का है, बिंदु P पर निकालनी है। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला होता E बराबर 1/4πε0 Q/R²। अगर मैं इस आवेश से निकाल रहा हूं इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मुझे इस आवेश से दूरी चाहिए, इस आवेश से, और वो कितनी है, R - L, मैंने पहले निकाल ली थी। वैसे क्या होता है, R² होता है, क्या होता है, R², लेकिन यहाँ R नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, R - L का होल, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लें, E1, इसका समीकरण 1। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण, किसके कारण, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, सेम लाइन लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, E2 मान ले रहे हैं हम, E2 बराबर 1/4πε0 Q/R + L का होल स्क्वायर, ऐसा मान लिया मैंने समीकरण। तो अब ये दो लग रही है, ये भी लगा रहा है इस पे उत्पन्न, और ये भी उत्पन्न कर रहा है। अब इन दोनों के कारण इस पे लगेगा, क्योंकि दोनों लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वाला ज्यादा लगाएगा, ये वाली क्या लगाएगा, कम लगाएगा। इसलिए बिंदु P पर नेट का मतलब कुल उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे लिखेंगे, E से, तो E बराबर होगा E1 माइनस E2। भाई इसका प्रभाव ज्यादा होगा, इसका प्रभाव क्या होगा, कम होगा, तो ज्यादा में से कम वाला घटा देगा। E1 की वैल्यू लगा तो 1/4πε0 Q/R - L,
होल स्क्वायर माइनस u2 की वैल्यू लगाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू टीपी ये लगा दी e1 की जगह, इसकी वैल्यू e2 की टीपी। अब देखो इसमें दोनों में कुछ कॉमन है, 1/4 इधर भी है, 1/4 इधर भी है, तो मैं दोनों में से क्या ले लूंगा इसे कॉमन। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या ले लिया मैंने कॉमन, q इसमें भी है q इसमें भी है, तो q भी कॉमन ले लिया मैंने। ब्रैकेट में जो बचा वो ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्या बचा, ये चलाया ये चलाया, क्या बचा नीचे ही है r माइनस एल का होल स्क्वायर, नीचे वाला बचा, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, जब कुछ नहीं बचता है तो 1 लिखते हैं, माइनस है तो माइनस, ये चलाया ये चलाया, क्या बचा नीचे का r प्लस एल, ये सेम क्यों नहीं है, सेम है, आर आर सेम एल एल सेम होल स्क्वायर सेम, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो इस वजह से क्या अलग है। अब ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, ठीक, समझ में आ ही रहा होगा। देखिए थोड़ा सा ये ऐसे रहेगा, e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, नीचे नीचे की गुणा फिर तिरछी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, आप सबने पढ़ा होगा ये रूल, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनकी आड़ी तिरछी के कर दीजिए गुणा, 1 की गुणा इससे करिए तो क्या आएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और r माइनस एल का स्क्वायर 1 से करिए तो क्या आएगा r माइनस एल का होल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। इसे सॉल्व कर लीजिए, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो या a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो, या फार्मूला लगा सकते हो a स्क्वायर, इसे मान लेना है a, इसे मान लेना है b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b का फार्मूला होता है a प्लस बी, यानी a की वैल्यू लिखो, एक बार जुड़ जाएगा और एक बार इन दोनों के बीच में क्या आएगा माइनस, प्लस का साइन चेंज नहीं होता, ये सीधी सी बात है, एक बार इन दोनों के बीच में क्या आएगा माइनस, माइनस आएगा r माइनस एल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जगह थोड़ी कम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, एक बार ये जुड़ेगा और दूसरी ब्रैकेट में ये घटेगा, माइनस माइनस प्लस, ऐसे इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ऐसे ये कुछ कट रहा है, देखो l से l कट गया, एक r 2r, यहाँ r से r कट गया, एक l और एक l 2l अपॉन, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, a प्लस बी, अगर एक ही वैल्यू मान ले इसे एक ही वैल्यू मान ले, इसे b की, तो ये हो गया a प्लस बी का होल, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर ऐसे की ऐसे। अब देखिए थोड़ा करना क्या है मुझे, यहाँ कर देता हूँ, मैं क्या करूंगा, e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2r ऐसे रहने देता हूँ और q जो है ये 2r ऐसे रहने देता हूँ, q इसके साथ लिख ले रहा हूँ, q इसके साथ लिख लो, क्या लिख लें, q इंटू 2l। देखिए गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, ये कोई निशान नहीं है तो गुणा का ही ऑब्वियसली, ये नीचे क्या आ गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप जानते हैं q इंटू 2l, देखो q इंटू 2l की जगह लगा सकता हूँ p, तो लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 2r ऐसे की 2r और इंटू क्या आ गया p, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा 2r, इसकी जगह तो लग गया p, अपॉन इसकी जगह क्या आएगा, ये ऐसे आएगा, लेकिन एक बात समझिए आप, जैसे r जो है वो r बहुत बड़ा है किसके अपेक्षा l की, तो जब r बड़ा होगा, r क्या होगा, r बड़ा होगा, r बड़ा है किससे, l से, मच मच ग्रेटर देन l, r बहुत बहुत बड़ा है l से,
इसलिए आर का स्क्वायर और बहुत बड़ा होगा एल स्क्वायर से। चूंकि यहीं पर लिखेंगे चूंकि आर मच ग्रेटर देन एल, इसलिए आर स्क्वायर और वेरी मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो और ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर क्या करने पर, छोड़ने पर, यहीं पर लिखेंगे ब्रैकेट में यहाँ साइड से, ठीक है, जो मैंने वहां लिख दिया है। तो यहाँ पे जब छोड़ देंगे तो क्या बचा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। देखो यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर, तो आर की पावर कितनी हो जाएगी, 4। एक आर से एक आर कट जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो ये फार्मूला आ गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। और यही बच्चों मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। बताओ कैसा लगा, समझ में आया? एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अक्षीय स्थिति में। इसके बाद आएगी निरक्षीय स्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे ये तो प्रूफ आ सकता है, इससे रिलेटिव न्यूमेरिकल इसके साथ जोड़ के दे देते हैं, तो लॉन्ग बना देते हैं। लैंग्वेज इसके लिखेंगे, माना चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव एबीपी बराबर Q/2L है, जो निर्वात या वायु में रखा है, इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। माना चित्र में वैद्युत द्विध्रुव AB P बराबर ×2L है, निर्वात या वायु में रखा है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां जो कि अक्षीय स्थिति में, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ गई, माइनस क्यू आवेश के कारण ये आ गई। नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E1 माइनस E2, ये लिखा E1 माइनस E2, इसकी वैल्यू लगाई, काटापीटी करी, सब क्या आ गया, आंसर ये प्रूफ हो गया आपका। बस आपको थोड़ा सा एक बार करके देखना पड़ेगा, और नहीं आता है तो इसे 2 बार करिए, और फिर भी नहीं आता तो मेरे को बताइएगा। तो मुझे